चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। देखो बच्चों, ऊर्जा के स्रोतों को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं परंपरागत स्रोत और एक होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, उपयोग करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत जिनकी ओर हमने अभी कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है। परंपरागत स्रोत यानी कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, उन्हें हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत। ऐसे जब मैं गैर परंपरागत स्रोतों की बात करता हूं तो ये जो है कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के रूप हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत की, जो मेनली हम ऊर्जा के स्रोत उपयोग में लाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये कुछ बच्चों हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जैसा कि मैंने आपको बताया, पारंपरिक स्रोत का मतलब होता है बच्चों जो हमारी पृथ्वी में सीमित मात्रा में है, यानी कि जिनका खत्म होना निश्चित है, निश्चित वो खत्म होंगे एक न एक दिन। जैसे कि सबसे पहले अपने बात करें जीवाश्म ईंधन की। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट है, जीवाश्म ईंधन यानी कि जो जीवों से बना हुआ है, यानी कि आज से हजारों करोड़ों साल पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जमीन में दब गए, और दबने से जब वो लगातार वहां पड़े रहे तो वहां की परिस्थितियों से, ताप और दाब की परिस्थितियों से धीरे धीरे वो किसमें परिवर्तित हो गए? जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। और ये एक सीमित भंडार है बच्चों, ये कभी ना कभी खत्म होगा। तो इसीलिए किसका भाग है? पारंपरिक स्रोतों का भाग है। अगर अपने जीवाश्म ईंधन की बात करें तो यहां देखो, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब वो होता है बच्चों जिनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने की हानियां भी है। देखो बच्चों, जीवाश्म ईंधन के अंदर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं जिनके जलाने से प्रदूषक, जिनको हमने वायु प्रदूषक भी कहते हैं, बनते हैं। जैसे कि SO2 हो गया, NO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये कुछ हमारे लिए प्रदूषक हैं जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, और ये अम्लीय ऑक्साइड वर्षा के बूंदों में मिलकर एक अम्लीय वर्षा करवाते हैं, जो कि हमारे लिए या हमारी मृदा के लिए हानिकारक है। आगे देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र का मतलब वो होता है बच्चों जो तापमान पे यानी कि जो ऊष्मा पे काम करते हैं। अब ऊष्मा के लिए हम अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला, कोयले से हम ऊष्मा उत्पन्न करके तापीय विद्युत संयंत्र का उपयोग करते हैं। कोयले की जगह कई बार हम कुछ नाभिकीय ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, तो वो सब क्या है? तापीय विद्युत संयंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कोयला, तो कोयले का उपयोग किया जाता है, का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। देखो बच्चों, जैसे ही अपने कोयले को जलाते हैं तो उसके ऊपर से पानी को प्रवाहित किया जाता है। अब वो उस ऊष्मा के कारण वो जो पानी होता है वो भाप में परिवर्तित होता है, और वो जो भाप होती है वो टरबाइन के पंखों को घुमाने का काम करती है, ताकि वो जो यांत्रिक काम हो रहा है वो विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाए। केंद्र संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं जल विद्युत संयंत्र। देखो बच्चों, जैसे तापीय ऊर्जा के द्वारा अपने विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऐसे ही जल विद्युत संयंत्र द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ जो हम ऊर्जा उपयोग करते हैं वो होती है हमारे जल की गतिज ऊर्जा। देखो बच्चों, जब जल बहुत ज्यादा गति से टरबाइन के पंखों से टकराता है तो टरबाइन के पंखा घूमता है। हमारा लास्ट टारगेट यही होता है कि हमें कैसे न कैसे करके टरबाइन के पंखों को घुमाना है, क्योंकि जैसे ही टरबाइन के पंखे जो होते हैं एक स्पीड के अंदर घूमना प्रारंभ कर देते हैं तो वहां से हमें बिजली या मैं कहूँ विद्युत प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखो,
ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत है जल विद्युत संयंत्र। यह स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग का लगभग 1/4 भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होती है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि देखो बच्चों, जो जल होता है उस जल को हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए जल विद्युत संयंत्र द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, या मैं से बोलूं कि जो जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे कि बच्चों अब देखते हैं हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। जैसा कि बच्चों हमने अभी देखा कि जैसे हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो उस प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है इनके प्रौद्योगिकी सुधार। हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि बायोमास या जैव मात्रा, नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, जैव मात्रा यानी कि जीवों के द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं उसे हम जैव मात्रा कहते हैं। यहां देखते हैं कि भारत में पशुधन की विशाल संख्या है। विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है, क्योंकि यह ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है। अतः इन ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे अगर अपने गांवों की बात करें तो गांवों में इन ईंधनों का डायरेक्ट यूज किया जाता है, डायरेक्ट उपयोग किया जाता है, जैसे कि लकड़ी जलाकर या गाय के गोबर से उपले बनाकर किया जाता है। पर हम इन्हीं पादपों का और जंतुओं के इन उत्पादों का उपयोग करके एक अच्छी, या मैं से बोलूं कि प्रदूषण मुक्त ऊष्मा का भी निर्माण कर सकते हैं। तो वही हम देखते हैं कि कैसे उसमें हम सुधार कर सकते हैं। गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थितियों में अपघटित होते हैं तो बायोगैस निकलती है। अपने घरों में जब यूज करते हैं तो हम उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। अब इनमें अगर मैं सुधार की बात करूं तो अगर इन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाए तो यहां से एक गैस बनती है। उस गैस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस। और वो जो गैस होती है बच्चों, वो होती है मेथेन। मेथेन यानी कि CH4। जब ये गैस हम उपयोग में लाते हैं आगे जलाने के लिए, तो ये जो गैस होती है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन और जो सल्फर है वो नहीं होते, तो ये बहुत ही कम प्रदूषण के साथ एक अच्छी ऊष्मा प्रदान करती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक मेथेन गैस होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, जब अपने घरों में इन ऊष्मीय पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हमें राख, धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि हम इस विधि का उपयोग करके उन्हीं को अच्छे ऊष्मीय पदार्थ में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा का मतलब बच्चों पवन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि हवा के चलने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। देखो बच्चों, पवन ऊर्जा है ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती, इसीलिए इसे पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत है माना जाता है। परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं हैं। ये देखो बच्चों, ये सीमाएं क्या हैं? पवन ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर जमीन की आवश्यकता होती है, और हम इन स्रोतों को सिर्फ वहीं या उन्हीं क्षेत्रों के अंदर लगा सकते हैं जहां पवनों की ऊर्जा जो स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, वो अक्सर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रहे, क्योंकि
पवन ऊर्जा के जो पंखे होते हैं इनको घुमाने के लिए कम से कम इतनी स्पीड की या इतनी स्पीड के पवन की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम वो पंखे घूमेंगे तो टरबाइन नहीं घूम सकता। तो टरबाइन को घुमाने के लिए कम से कम उन पवनों की जो चाल होती है कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी इसकी एक सीमा है कि हम जो पवन संयंत्र होते हैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर लगा सकते हैं जहां साल में लगभग तेज हवाएं चलती रहती हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखो बच्चों, तीव्र पवन में चलने के कारण जो उनके ब्लेड होते हैं अक्सर उनके अंदर डेंट आ जाते हैं, या जो पवन चक्कियां होती है वो दूर दूर स्थापित होती हैं, तो उनके बीच में जो वायर्स का जो तारों का जाल होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसके लिए इनके लिए रख रखाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि सौर ऊर्जा की। देखो बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है, प्रकृति जिसको अपने पृथ्वी कहते हैं, हमारी पृथ्वी लगभग हमारी सभी जरूरतों को पूरा करती है सिवाय किसकी, ऊर्जा की। ऊर्जा की जो जरूरत होती है वो जरूरत हमारी पूरा करता है हमारा सूर्य। सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को सबसे पहले हमारे जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा उस ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं रासायनिक ऊर्जा के अंदर, और बाद में उन पादपों पर आधारित रहते हैं हम उस रासायनिक ऊर्जा को हमारे लिए उपयोग करते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा का जो स्रोत है वो होता है बच्चों सूर्य, और सूर्य हमें आज से लगभग 5,00,00,000 करोड़ साल पहले से ऊष्मा दे रहा है और इतनी ही आगे देता रहेगा। तो ये हमारे लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये देखते हैं। देखो बच्चों, परावर्तक पृष्ठ अथवा श्वेत पृष्ठ की तुलना में कृष्ण यानी कि काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। सौर कुकरों में तथा सौर जल तापकों की कार्य विधि में इसी गुण का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, होता क्या है, सौर कुकर जो होता है उसके चारों तरफ एक परावर्तक पृष्ठ बनाई जाती है काले रंग की। जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें आकर पड़ती है उस सारी की सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके उसका परावर्तन उस सौर कुकर के मिडल में बीच में कहीं करता है। अब उस मिडल में या बीच में आप कुछ भी चीज रखोगे, यानी कि आप मान लो आपको सब्जी बनानी है तो आप उसे बीच में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पकना प्रारंभ हो जाएगी। ये तो हम बच्चों शुरू में ये काम किया करते थे। आज हम इसकी तकनीक को और बढ़ा चुके हैं। आज हम जो उपयोग करते हैं वो होते हैं सौर सेल। सौर सेल में क्या होता है बच्चों, अभिक्रियाएं होती हैं और उनसे लगातार हमें करंट जो होता है, विद्युत जो होती है वो लगातार प्राप्त होती रहती है। कैसे करते हैं ये देखते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। देखो बच्चों, अगर अपने भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत आज सौर ऊर्जा के उपयोग में चौथे नंबर पे आता है, और भारत के अंदर भी अगर अपने देखें तो भारत का जो तेलंगाना राज्य है वो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। बच्चों, सिलिकॉन जो है एक अर्ध धातु या उप धातु होती है, अर्ध धातु या उप धातु होती है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है। बच्चों, हमारी भूपट्टी की जो सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है SiO2। तो बच्चों यही तो हमें चाहिए, तो ये हमें पता है हमारे पास बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर यानी कि चांदी का उपयोग किया जाता है। बच्चों, चांदी का उपयोग होने के कारण ही ये जो हमारे सौर पैनल जो होते हैं काफी महंगे पड़ते हैं। इनके ऊपर काम चल रहा है कि कैसे इन्हें सस्ता किया जा सकता है। अभी हमारे लिए जो अपने कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियां जैसे कि मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसे कि बच्चों, हम कोई भी अंतरिक्ष
के अंदर सैटेलाइट भेजते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उन्हें भी देखो बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो इसी ऊर्जा का यानी कि सौर ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों समुद्रों में जो ऊर्जा होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखो बच्चों, एक होता है ज्वार और एक होता है भाटा। ज्वार व भाटा, जब बच्चों समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं तो लहरों के अंदर एक हाई पीक बनता है और एक लो पीक बनता है। जैसे कि ये कितना ऊंचा और कितना नीचे जाता है, तो ये तो देखो बच्चों जितना ऊंचा जाता है ये तो होता है ज्वार, और ये जितना नीचे जाता है ये होता है भाटा। तो इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा अंतर होता है ये उतने ही स्पीड से आके नीचे गिरता है। तो इसका भी हम उपयोग करते हैं टरबाइन को घुमाने में। जैसे कि बच्चों मान लो यहां मैंने कुछ भी डैम बना दिया और यहां मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। अब यहां मैंने इसके अंदर एक छोटा सा गैप कर दिया। जैसे ही मैंने गैप किया और यहां मान लो मेरा पंखा है, तो जब ये इससे गुजरेगा पानी तो ये पंखा लगातार क्या होगा, घूमना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ये घूमना प्रारंभ होगा हमारा टरबाइन जो है वो घूमने लगेगा, और टरबाइन घूमते ही हमें क्या प्राप्त हो जाती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये देखो, घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। देखो बच्चों, हर एक दो वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा भी अपनी पृथ्वी के ऊपर बल लगाता है, पृथ्वी भी चंद्रमा के ऊपर बल लगाती है। जो चंद्रमा जो होता है जब वह हमारे समुद्री पानी के ऊपर बल लगाता है तो उसके अंदर क्या आते हैं, ज्वार व भाटा। और ये जो घटना होती है बच्चों, ये पूर्णिमा के दिन व अमावस के दिन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि पूर्णिमा व अमावस के दिन जो चंद्रमा होता है वो हमारे पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों तरंग ऊर्जा की। ये तो हमने कैसे ज्वार के रूप में यूज किया, अब एक तरंगों के रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं वो देखते हैं। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियां विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न कर सकें। यही तो बच्चों मैंने आपको बात बताई कि हमारा जो लास्ट टारगेट जो होता है वो होता है टरबाइन को घुमाना, क्योंकि जैसे ही टरबाइन घूमना प्रारंभ कर देगा हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं महासागरीय तापीय ऊर्जा की। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा के रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो बच्चों ये हमारे समुद्र का पृष्ठ है, जब इसके ऊपर सूर्य के विकिरण आकर गिरते हैं तो ये जो ऊपर का जल होता है ना बच्चों, ये गर्म हो जाता है। और हमें पता है जो गहराई में जो जल है वो अभी भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ एक जल के ताप के अंदर क्या आता है, अंतर आ जाता है, और इसी अंतर का हम उपयोग किसमें करते हैं, तापीय ऊर्जा के अंदर करते हैं। जैसे कि बच्चों ये देखो कि भूतापीय ऊर्जा की मैं बात करूं, अगर भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्र में एकत्रित हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं तप्त स्थलों की बात करूं तो भारत के लद्दाख के अंदर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहां से क्या होता है बच्चों, जो पानी होता है वो भाप के रूप में लगातार बाहर निकलता रहता है। जब ये पिघली चट्टानें थोड़ा ऊपर आती हैं और इनके संपर्क में जब पानी आता है तो वो पानी गर्म हो जाता है, गर्म होकर भाप बनता है, और वो जो भाप बाहर निकलती है तो हम उसका उपयोग भी किसमें करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं। जब भूमिगत जल इन तपत स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तक जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इन निकास मार्गों को ऊष्मा स्रोत कहते हैं। अब हम बात करते हैं
नाभिकीय ऊर्जा की। देखो बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है, जब किसी परमाणु के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उससे क्या होता है, हमें नाभिकीय ऊर्जा या एक ऊर्जा प्राप्त होती है उसके नाभिक के विघटन से। और नाभिक के विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखो बच्चों, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बाहरी परमाणुओं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। और इसी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं परमाणु बम बनाने में। उनके अंदर यही यूज किया जाता है बच्चों, यूरेनियम वगैरह ही यूज करते हैं अपने। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ा। परंपरागत यानी कि जो सीमित है, गैर परंपरागत जो कि सीमित नहीं है, यानी कि असीमित है। इनका उपयोग हम कितना भी कर सकते हैं, ये कभी भी न खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अब बच्चों, हम मिलते हैं हमारे अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।